हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मेरा नाम अंजलि कुमारी है एंड आज से हम फिज़िक्स नीट की लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं एंड हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ फिज़िकल वर्ल्ड। सो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि फिज़िकल वर्ल्ड तो नीट सिलेबस पे है ही नहीं, तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सो फिज़िकल वर्ल्ड चैप्टर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का रीज़न यही है कि हम आपको पहले इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि साइंस क्या होती है, देन फिज़िक्स क्या होती है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझाएंगे एंड फिर उसके बाद नीट के चैप्टर्स पे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल वर्ल्ड पे एंड हमारा पहला टॉपिक है साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस होता क्या है। तो जो वर्ड है साइंस, वो एक लैटिन वर्ब साइंटिया से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है टू नो। किसी भी चीज को जानने का, कुछ भी नेचर में हो रहा हो उसको जानने के प्रोसेस को साइंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या क्या चीजें वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। बायोलॉजी एक साइंस का पार्ट है। सन राइज, सन सेट में स्काई का कलर रेड क्यों दिखता है, ऑरेंज क्यों दिखता है, बाकी टाइम वो ब्लू क्यों दिखता है, ये इंफॉर्मेशन फिजिक्स से आती है जो साइंस का पार्ट है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं एंड वो मटेरियल्स हमारी लाइफ में हर जगह यूज आते हैं। तो उन मटेरियल्स का बनाना एंड उसके बारे में जानना, केमिस्ट्री भी साइंस का पार्ट है। तो किसी भी चीज को जो भी नेचर में हो रहा है उसको जानना साइंस में आता है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम जानने की कोशिश करते हैं बाय यूज ऑफ नॉलेज, हमारी जो नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है उससे। सो गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना, ताकि हम कुछ उस नॉलेज से कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। प्रिडिक्शन कभी कभी सही होती है, कभी कभी गलत होती है, कभी कभी आधी प्रिडिक्शन सही होती है, आधी गलत होती है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन हमने कुछ करी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बार बार उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है एंड मॉडिफाई करने के बाद जो भी हम फाइनल रिजल्ट के पास पहुंचते हैं उसका यूज़ करके हम डिफरेंट डिवाइसेस बनाते हैं, उस फिनोमिना को कंट्रोल करने के तरीके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिवर में वाटर फ्लो होती है बट हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम वाटर की फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं और डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? साइंस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ होती है? साइंटिफिक मेथड कुछ स्टेप्स पे चलता है। पहला स्टेप होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना किसी भी चीज़ को देखने के बाद, फिर उससे रिलेटेड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसका क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव रीजनिंग, उसके बारे में सोचना, उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स करना, देन मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाना जिसे मैथमेटिकल मॉडल्स बोलते हैं, एंड फिर उन सब चीज़ की हेल्प से लेकर नए प्रिडिक्शन करना एंड पुरानी जितनी भी प्रिडिक्शन है उसको वेरीफाई, या वो गलत है या सही, उसको क्लासीफाई करना। एंड इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं एंड एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम पुराने टाइम पे हजारों सालों से चलता आ रहा था कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है एंड हर चीज उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। बट 1543 में कोपेर्निकस एक साइंटिस्ट थे जिसने सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करी एंड उनने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सन हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है एंड अर्थ उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। बट बिकॉज वो खाली ऑब्जर्वेशन था, वो कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो उस चीज को साइड कर दिया गया, कहा गया कि नहीं ये गलत है। बट जब केपलर आए, सॉरी गलीलियो आए एंड गलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप बनाने के बाद उनने जब हमारे सोलर सिस्टम को देखा तो उनने जाना कि कोपेर्निकस जो चीज कह रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट था। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद केपलर आए एंड उनने प्लैनेटरी मॉडल दिया हमारे सोलर सिस्टम का। तो केपलर ने क्या किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग दी एंड मैथमेटिकल मॉडल दिया।
उन मैथमेटिकल मॉडल और उन रीजनिंग को यूज करके न्यूटन ने अपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से सारे के सारे सोलर सिस्टम एंड अर्थ की फिनोमिना को एक साथ जोड़ा एंड बहुत सारे नए नए प्रेडिक्शन किए और बहुत सारी पुरानी थ्योरी को फॉल्सिफाई क्लासिफाई किया। तो इस एग्जाम्पल से, इस टाइमलाइन से हम समझ सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड वर्क कैसे करता है। आई होप ये क्लियर होगा एंड हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फिजिक्स। तो साइंस की हम जानते हैं कि 3 ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अब हम फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। तो फिजिक्स एक बेसिक डिसिप्लिन है साइंस की, जिसमें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी आता है। एंड फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। हम नेचर की बेसिक लॉ पढ़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, नेचुरल फिनोमिनास को पढ़ते हैं। फिजिक्स में इन चीज़ों की स्टडी करी जाती है। ठीक है, इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। ओके, एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको पुश किया, ये एक फिनोमिना हो गया। एंड इस चीज को स्टडी करने के लिए न्यूटन्स ने अपने 3 लॉज दिए। तो वो क्या हो गया, हमने कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज को डिफाइन कर दिया। 2 बॉल टकरा रही है एंड देन वो रिपेल हो जा रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही है। ये एक फिनोमिना हो गया कि 2 बॉल जब भी टकराती है, या फिर आप बॉल को अगर आप किसी बॉल को एक दीवार पे फेंकते हैं तो वो रिबाउंड होके आपके पास वापस आती है, ये एक फिनोमिना हो गया। बट इस चीज को समझने के लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेके आए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक लॉ क्रिएट हो गया। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एक फिनोमिना को देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज को डेवलप करते हैं। बट फिजिक्स का फाइनल गोल क्या है? फिजिक्स का फाइनल गोल ये है कि हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसको यूनिफाई कर पाए, और इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। फिजिक्स का जो मेन गोल होता है वो हमेशा यूनिफाई करने का ही होता है। एंड कौन कौन से हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं? हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो 4 फोर्सेस है, हमारा एंड गोल यही है कि हम इसको इन चारों फोर्सेस को किसी एक कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर पाए। ये फिजिक्स का फाइनल गोल है। When we try to derive the property of a bigger, more complex system from the property and interaction of constituent simple part, this approach is called reductionism. जैसा कि मैंने कहा कि हम चारों के चारों फंडामेंटल फोर्सेस को इकट्ठा करना चाहते हैं और किसी एक लॉ के द्वारा उसको समझाना चाहते हैं। तो अगर चारों फंडामेंटल फोर्सेस को हम एक लॉ से समझाने लगे तो इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस के जो अलग अलग हमने लॉ बना रखे हैं उसकी फिर हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इतनी सारी थ्योरी को रिड्यूस करके एक थ्योरी में ले आए। ये लाइन वही कह रही है कि इस अप्रोच को क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो फिजिक्स 2 डोमेन में वर्क करती है। पहला डोमेन है मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड दूसरा डोमेन है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। अब मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिसमें हम लार्ज स्केल को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम, वो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे वर्क करता है। तो जब भी हम लार्ज सिस्टम की बात करेंगे तो वो हमेशा मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आ जाएगा। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं कि एटम के अंदर क्या फिनोमिना चल रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक साथ कंबाइन क्यों है, इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या क्या फोर्सेस लग रही है, तो ये सब जो है एटॉमिक लेवल पे चल रहा है। तो इसको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहते हैं। एंड हमने यहाँ पर यही डिफाइन कर रखा है कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिना एट द लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। ओके, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, जो हम बेसिक न्यूटन के लॉज जिसमें पढ़ते हैं उसको मैकेनिक्स में डाला जाता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एक्सेट्रा, ये सब माइक्रोस्कोपिक में आते हैं। माइक्रोस्कोपिक में क्या आ जाता है?
microscopic domain of physics deal with the constitution and structure of matter in a minute scale of atom and nuclei. हम atomic scale पे work कर रहे हैं, and their interaction with different probes such as electron, proton and other elementary particles. ओके वेल हम जानते कि 3 एलिमेंट्री पार्टिकल होते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट इसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि क्वार्क्स. इन सब के बारे में हम 11th-12th क्लास में वर्क नहीं करेंगे, बट यहाँ पर फिर भी हमने लिख दिया है अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ताकि आपको क्लियर हो कि खाली 3 पार्टिकल्स पे ही पूरा का पूरा एटम नहीं बना हुआ है. तो यहाँ से हमें मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में डिफरेंस पता चल गया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, अब फिजिक्स में हर चीज प्रूव नहीं करी जा सकती. कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ अजम्पशन होते हैं, ठीक है ना कुछ रिलेशन होते हैं जो हम कहते हैं कि ठीक है ये रिलेशन ट्रू है बिल्कुल, और इन्हीं चीजों को कहा जाता है हाइपोथेसिस और एक्सियम्स. जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ेंगे तब हम उसमें इस टाइप के अजम्पशन से डील करेंगे. हम डील करेंगे कि जब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है. हम ऐसा मानते हैं, ऐसा होता नहीं है. जब भी कोई चीज टकराती है तो एनर्जी लॉस होता ही है, तो कोलिजन इलास्टिक कैसा होता है, कैसे हो सकता है. बट अगर हमें आइडियल गैस को डिफाइन करना है तो हमें मान के चलना होगा कि वो कोलिजन क्या है, वो कोलिजन्स इलास्टिक सी होते हैं. तो इसका मतलब ये कि हर चीज को हम प्रूव नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ अजम्पशंस लेने ही होते हैं. एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसका बेस्ट एग्जांपल है. अ हाइपोथेसिस इज अ सुपरविजन विदाउट अजम्पशन दैट इज आल्सो ट्रू. एक्सियम क्या है कि सेल्फ एविडेंट ट्रू है. सेल्फ एविडेंट ट्रू का मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा कहते हैं कि 2 पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. तो पैरेलल लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट एक एक्सियम हो गया, वो हमेशा ट्रू रहेगा. जैसे ही हम पैरेलल लाइन कह देते हैं हमारे दिमाग में बन जाता है कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो वो एक सेल्फ एविडेंट ट्रू है. इसके बाद अ मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना. हमने कोई ऑब्जर्वेशन करी, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने उसके पॉइंट्स लिख डाले एंड उस पॉइंट से हमने क्या कर दिया, एक थ्योरी जनरेट कर दी. तो उसको क्या कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है. एंड मॉडल का बेस्ट एग्जाम्पल है रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड ने क्या किया था, अगर याद हो आपको 10th क्लास में हमने पढ़ा था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसमें रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल ली थी, उस पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराया था एंड उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो बिल्कुल सीधा गोल्ड फॉयल से पास हो जा रहे थे. 20,000 में से कोई एक ही रिटर्न बैक आ रहा था. तो ये सब पॉइंट को देखते हुए उसने ऑब्जर्वेशन दी कि ज्यादातर एटम खाली होता है, एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है एंड न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो रिपेल हुआ, वो बाउंस बैक हुआ. तो इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने जो थ्योरी दी उसे रदरफोर्ड मॉडल कहा जाता है. तो मॉडल क्या है, एक टाइप की थ्योरी है जो ऑब्जर्वेशन से बनाई जाती है. ओके, अब फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच होती है. जैसे साइंस को हमने 3 ब्रांच में डिवाइड कर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वैसे ही फिजिक्स को भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है. पहला ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स आता है. एंड क्लासिकल फिजिक्स किस में डील करता है, मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना पे डील करता है. एंड क्लासिकल फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और भी पार्ट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिख रखे. एक है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में क्या, जिसमें हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी को स्टडी किया जाता है, ये सब मैकेनिक्स में आ जाते हैं. जिसमें बेसिकली न्यूटन लॉ के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाता है. नेक्स्ट क्लासिकल फिजिक्स में आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील करता है
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना से। दो चार्ज पार्टिकल हैं, ओके, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आपके पास एक चार्ज्ड स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये सब हम जानते हैं कि जब भी बिजली गिर रही होती है तो एक पेड़ के नीचे खड़े होने से अच्छा है कि आप अपनी कार के अंदर रहें, बिकॉज़ बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज्ड हो जाती है और कार के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सीखते हैं, जिसमें मेनली चार्ज एसोसिएटेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिकल फिजिक्स में आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्टडी करते हैं, ओके, एंड लाइट में हम अलग-अलग प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन शो करती है, लाइट रिफ्रैक्शन शो करती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो। लाइट डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें शो करती हैं, तो ये सब हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एक नई ब्रांच आएगी आपकी 11th क्लास में, एंड ये डील करती है मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम में। जनरली टेम्परेचर एसोसिएटेड होता है कि मान लो आपके पास एक बीकर है, उसमें आपने एक लिक्विड भर दिया और बीकर को क्लोज कर दिया एंड आपने टेम्परेचर इंक्रीज करते गए, तो बीकर के अंदर का प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। अब फिजिक्स जो है वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी इन दोनों पे अलग अलग टाइप के इफेक्ट पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजीज भी नए फिजिक्स को वो दे देती है, जनरेट कर सकती है, और ज्यादातर टाइम क्या होता है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जनरेट करती है। फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जनरेट करती है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि फिजिक्स कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को जनरेट कर रही है। हमने एक न्यूक्लियर रिएक्शन देखी, हमने समझ लिया कि हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकल सकती है। हमने उस फिजिक्स को कि जब दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं बहुत ज़्यादा ही एनर्जी निकलती है, ये एक फिजिक्स हो गया। अब इस चीज़ को, इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हुए हमने देखा कि हाँ, हम उस एनर्जी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसकी वजह से हमने एक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जनरेट कर दी, किससे रिलेटेड, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड। तो फिजिक्स क्या करती है, नई नई टेक्नोलॉजीज को जनरेट करने में हेल्प करती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया टू विच फिजिक्स हैज एंड विल कंट्रीब्यूट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स। फिजिक्स ने सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया है वो ये है कि एनर्जी रिसोर्स को अलग अलग तरीके से डेवलप कैसे किया जाए। लाइक पुराने टाइम पे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती थी, आप लाइट कैसे देख पाते थे, हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते थे, हम कोल्स को बर्न करते थे ताकि क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। बट हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बनाई जिसकी वजह से अब हमारे पास सोलर सेल है, सोलर पैनल है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, डैम्स है, जिसकी वजह से हम टाइडल एनर्जीज जनरेट करते हैं, विंड मिल्स है। तो फिजिक्स क्या कर रही है, डिफरेंट फिनोमिनास की वजह से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज जनरेट कर रहे हैं, एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हेल्प कर रही है हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स जनरेट करने में हेल्प कर रही है। ओके, इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बिसाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे बेसिक फोर्स जो हमारे दिमाग में आता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो इन्फिनाइट होती है, वो हर जगह अवेलेबल होता है। हम अर्थ से क्यों चिपके हुए हैं, कोई चीज़ हवा में फ्लोट क्यों नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में और भी फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स। आप अपनी कॉपी पे कुछ लिख रहे हो तो आप अपनी मसल्स का हेल्प से लिख रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, मस्कुलर फोर्स की हेल्प ले रहे हो, तो ये फोर्स भी हर जगह प्रेजेंट है, तो ये भी एक मैक्रोस्कोपिक फोर्स हुई। इसके अलावा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होती है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है एंड वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है तो उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेबल के ऊपर अपनी बुक रखी हुई है, तो बुक एंड टेबल एक दूसरे के कांटेक्ट में है,
भले ही बुक या टेबल आपको मूव होते हुए नहीं दिख रही है, बट वो एक दूसरे पे एक एक्शन रिएक्शन फोर्स ज़रूर लगा रहे हैं, एंड उस टाइप के फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स में काउंट होते हैं। एंड बिकॉज बहुत सारी मैसिव बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, तो कांटेक्ट फोर्स भी एक मैक्रोस्कोपिक फोर्स है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसे मैक्रोस्कोपिक फोर्स भी कहते हैं, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करती है कि कोई भी चीज टेबल पे हमने रख दी तो वो उसको गिरने ना दे। फ्रिक्शन फोर्स हेल्प करती है हमें चलने के लिए। फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं होगी तो ये पूरे का पूरा वर्ल्ड बिखर जाएगा, तो ये भी एक मैक्रोस्कोपिक फोर्स है। इसके अलावा और भी फोर्सेस होते हैं जो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के नाम लिए वो उनमें से ही कुछ फोर्स मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक होंगे। मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब एग्जाम्पल है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में और भी फोर्सेस होते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल में आते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जनरली हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस ही होते हैं, एंड वो दोनों फंडामेंटल फोर्स है। उसके अलावा भी दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेंडर वाल फोर्स, ये सब भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आ जाते हैं, इस टाइप के फोर्सेस। ओके, तो हमारे पास ग्रेविटेशन एक फंडामेंटल फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स एक ड्राइव्ड फोर्स है, वो एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने कोई नए फिनोमिनास की स्टडी करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के फिनोमिना से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, आपने टेबल के ऊपर अपनी बुक रख रखी है, तो टेबल पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बुक पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से बुक एक रिएक्शन फोर्स भी जनरेट कर रही होगी। जो हम फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़ेंगे आगे के 11th क्लास के चैप्टर में, तब हम ये इस चीज़ को और डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो ड्राइव्ड फोर्स होते हैं, मतलब फंडामेंटल फोर्स नहीं होते हैं, उस पे भी वो लॉज लगते हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस पे लग रहे होते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशन एक फंडामेंटल फोर्स है, एंड हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन पे F इक्वल्स टू G m1m2/r² ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो ये लाइन यही कह रही है कि द लॉ फॉर द ड्राइव्ड फोर्स सच एज स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। ओके, एंड यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ही दिया गया है कि ग्रेविटेशन फोर्स प्ले अ की रोल in the large scale phenomena of the universe such as formation, evolution of the star, galaxies and galactic cluster। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होती हमारे यूनिवर्स में तो ना स्टार्स होते ना अर्थ होती, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, वो मासेस को बाइंड करके रखने में हेल्प करती है। अगर मान लो सन के अंदर से ग्रेविटेशन फोर्स ही चली गई तो जितना भी प्लाज्मा है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में बिखर जाएगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स एक की रोल प्ले करती है लार्ज स्केल फिनोमेना ऑफ द यूनिवर्स को जनरेट करने में। स्टार्स, सन भी एक स्टार है, स्टार के फॉर्मेशन में, एंड बहुत सारे स्टार्स से गैलेक्सीज बनती है, तो गैलेक्सीज के फॉर्मेशन में, एंड बहुत सारी गैलेक्सीज का कॉम्बिनेशन गैलेक्टिक क्लस्टर्स कहलाता है। उन सब के फॉर्मेशन में ग्रेविटेशन फोर्स एक की रोल प्ले करती है। ओके, एंड हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। इसमें हम डिफरेंट फोर्सेस के स्ट्रेंथ के रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि 2 बॉडी अगर किसी r डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो उन दोनों बॉडीज में जो मास है उन पे लगने वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ओके, और ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ, आप कहीं और इंडिया के किसी और कोने में होगे, बट ग्रेविटेशनल फोर्स के जितने भी लॉज हैं वो ये कहते हैं कि हर बॉडी एक दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रहा होता है। इसका मतलब ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो क्या है, इन्फिनाइट है। ठीक है, इन्फिनिटी दूर पे
इसका मतलब ये कि सन भी मेरे पे कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि ग्रेविटेशन फोर्स की जो रेंज है इन्फिनाइट है। दूसरे प्लैनेट्स भी हम पे फोर्स लगा रहे हैं, हमारे पास पे रखे हुए सामान भी हम पे फोर्स लगा रहे हैं। तो हम इधर से उधर शिफ्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हम इसलिए शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा ही कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ 10⁻⁻39 है। हम स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करते हैं? स्ट्रेंथ जनरली रेशो ही होता है दो डिफरेंट फोर्सेस का। तो हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसकी वैल्यू अगर 1 है तो ग्रेविटेशन फोर्स की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻39 है। और जो रेशो है ग्रेविटेशन फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसी को ही स्ट्रेंथ कहते हैं। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा ही कम है। तो भले ही इसकी रेंज इन्फिनाइट क्यों ना हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हम पे फोर्स लगा रहे होंगे या किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे होंगे वो फील नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट्स लो स्ट्रेंथ। इसकी शक्ति, जिसे हिंदी में शक्ति बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा ही कम है। तो ये बात हुई ग्रेविटेशन फोर्स की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट, दो मासेस अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो इन दोनों मास पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। सिमिलरली उसी का ही एनालॉजी है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है जो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ग्रेविटेशन फोर्स दो मासेस पे लग रहा था एंड बिकॉज मासेस के पास चार्ज जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस पे लग रहा होता है एंड चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड हम जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर दो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वो एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं एंड वो एक दूसरे के दूर भी जा सकते हैं। तो जैसा कि ग्रेविटेशन फोर्स में कहा जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट दूर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी हम कह सकते हैं कि एक चार्ज इन्फिनाइट डिस्टेंस दूर कोई दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी रेंज इन्फिनाइट हो जाती है, बट इसकी स्ट्रेंथ ग्रेविटेशन के कंपेयर में किया जाए तो काफी ज्यादा है। 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स के। तो इसका मतलब ये कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे से दूर हैं एंड दो मासेस एक दूसरे से दूर है तो भले ही हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ना दिखे, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिख सकता है बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। रेंज इसकी भी इन्फिनाइट है बट स्ट्रेंथ ज्यादा है। एंड जैसे मैंने अभी समझाया था स्ट्रेंथ क्या होता है, ये रेशो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोर्स के कंपेयर में। दो फोर्सेस का रेशो स्ट्रेंथ कहलाता है। तो अगर हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को डिवाइड करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से तो स्ट्रेंथ निकल के आती है 10⁻⁻2 और इसकी रेंज इन्फिनाइट निकल के आती है। तो ये था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, जिसमें हमने दो फंडामेंटल फोर्सेस को कंपेयर और डिस्कस किया। और वो दो फोर्सेस कौन कौन से थे, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिजिकल वर्ल्ड टॉपिक को और भी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो एंड आपको हर चीज़ क्लियर हो रहा हो। थैंक यू।